नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले राहुल गांधी को मिली उस राहत की बात जो उन्हें मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अदालत ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है और इस खबर के बाद इंडिया गठबंधन वाले जश्न मनाते थक नहीं रहे हैं। सत्ता में आज ये देखेंगे कि अब आगे क्या होगा और क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। फिर बात होगी ज्ञानवापी की, जिस पर आज मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष से पूछा कि एएसआई सर्वे पर ऐतराज क्यों है। फिर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से आए ऐसे वीडियो जिनमें जय हिंद वाली फीलिंग है और पाकिस्तान के पीओके वाले पाप की पोल खुल रही है। ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिर भारत के समुद्रयान की बात करेंगे, जिसमें इंडिया वालों के लिए गर्व भरे हुए पल हैं। पूरी दुनिया में भारत के इस महामिशन की चर्चा हो रही है क्योंकि भारत समुद्र की गहराई में 6000 मीटर नीचे अपने 3 भारतीय वैज्ञानिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन से कैसे भारत समंदर का नया सम्राट बन जाएगा, ये भी समझेंगे। वैसे आज एक शुभ समाचार स्पेस से भी आया है। इसरो ने गुड न्यूज दी है और बताया है कि चंद्रयान 3 ने लगभग 2/3 दूरी तय कर ली है। 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद देखिएगा भारत का स्पाइक कैसे दुश्मनों के घर में घुसकर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। इस खबर को देखने के बाद पाकिस्तान के सेना भवन में घबराहट से भरी धक धक जरूर होगी। इसकी वजह क्या है, यह भी देखिएगा। वैसे एक अच्छी खबर सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए भी है क्योंकि उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है। आज पहले फेज में 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की गई। यह शुभ काम गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिमोट का बटन दबाकर किया। तो सत्ता की शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसे फैसलों से जो आज पूरे भारत में ट्रेंड कर रहे हैं। देश की राजनीति में लंबे समय तक असर रहेगा इसका 2024 के चुनाव में भी काफी असर हो सकता है और भविष्य की राजनीति भी इससे तय हो सकती है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है और दूसरा फैसला है ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। हम इन दोनों फैसलों पर एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और व्यापक असर डालने वाली खबरें हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरनेम के अपमान के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा जब तक राहुल गांधी की अपील लंबित है तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आज का यह फैसला कांग्रेस के लिए दिवाली होली जैसे बड़े त्योहार की तरह है। कांग्रेस में जश्न का माहौल है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस नेता खुशी में झूम रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में नारे लग रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। उनके समर्थक नेता और कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कुछ भी हो जाए मेरी ड्यूटी वही रहेगी, भारत के विचार की रक्षा करना हमारा मकसद है। 17 शब्दों के अपने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और विरोधियों को अपने इरादे बता दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होने वाला है, इस पर हमने सत्ता की एक डिटेल कुंजी तैयार की है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या क्या कहा, एक बार वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में यह बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को अयोग्य नहीं ठहराया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, यह उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। इन 3 बड़े पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है
मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस फैसले के करीब 2.5 घंटे बाद राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थी। राहुल गांधी अपनी चिर परिचित सफेद टी शर्ट में थे। उनके चेहरे पर कोर्ट से मिली हुई राहत थी और वो साफ दिखाई भी दे रही थी। जिस दौरान वो कांग्रेस दफ्तर में दाखिल हुए, उनके साथ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी थे। इस दौरान लगातार फोन आ रहे थे। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से बात कराई। ऐसा अनुमान है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उन्हें बधाइयां मिल रही होंगी। इसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बात की। यहां भी राहुल गांधी ने बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दिया। कहा कि सच्चाई की जीत होती है, मुझे क्या करना है सब कुछ साफ है। उन्होंने इस लड़ाई में उनका साथ देने वालों का धन्यवाद दिया। अब सवाल है कि राहुल गांधी को सजा में मिली राहत से होगा क्या। 2 बड़ी बातें होंगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस होगी। राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी को संसद सदस्यता वापस लेने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए लोकसभा सचिवालय में एक प्रतिवेदन देना होगा। इस प्रतिवेदन में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला होगा जिसमें राहुल गांधी की सजा पर रोक है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय नियम पूर्वक राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला लेगा। अब इसमें कितना समय लगता है, यह सब प्रक्रिया का एक हिस्सा है। राहुल गांधी फिर से सांसद बन जाएंगे तो एक और बात होगी, उन्हें सरकारी बंगला वापस मिल जाएगा जिसे संसद की सदस्यता जाने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा था। हालांकि वही बंगला दोबारा मिले ये जरूरी नहीं है। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने उनको मिला हुआ 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला छोड़ दिया था। जिस दिन वो अपना सरकारी बंगला छोड़ रहे थे उस दिन एक वीडियो भी शूट किया गया था। वो वीडियो काफी इमोशनल था। राहुल गांधी उस दिन अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ थे। उन्होंने कहा था कि इतने दिन तक वो इस बंगले में रहे हैं तो कुछ यादें हैं जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समय और इमोशंस का रिवर्स गियर लगा दिया है। राहुल को संसद सदस्यता और बंगला सब वापस मिलने वाला है। लेकिन एक बार फिर दोहरा दें कि राहुल गांधी को वही बंगला दोबारा मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से राजनीति कैसे बदल सकती है, कांग्रेस को कैसे एडवांटेज मिल सकता है। लोकसभा में राहुल गांधी के सांसद के रूप में मौजूदगी से कांग्रेस आक्रामक हो पाएगी। राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी वो खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की अगुवाई के लिए खुद को आगे रख पाएंगे। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कुल मिलाकर अब तक राहुल गांधी जिस चुनावी राजनीति से दूर होते जा रहे थे, अब वो सीधे फाइट में आ गए हैं। और यही बात कांग्रेस नेताओं का उत्साह बढ़ा रही है। वो आज बहुत खुश हैं, जबकि बीजेपी की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये बात उनके सांसदों के बयानों में दिखी। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। आज सत्य, साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है। सजा पर रोक लगाई है लेकिन उनको बरी नहीं किया है। और जिस प्रकार से बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी का लगातार ही अपमान करते रहे। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री जी को गाली देते देते वो उनके माँ बाप तक भी चले गए। उसके बाद में फिर उनकी जाति को भी गाली दी। हम पहले दिन से जानते थे कि बादल जो है वो सूरज को निकलने से रोक नहीं सकते। पूरा इंडिया अलायंस पूछ रहा था कि राहुल गांधी जी कब आएंगे, लेकिन राहुल गांधी डरे नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। देश में लोकतंत्र है,
राहुल गांधी जी आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है। राहुल गांधी जी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो स्वागत के योग्य है और वो सत्ता में बैठे हुए कायर तानाशाह के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। ये सिद्ध करता है कि एक मैन्युफैक्चर्ड केस के चलते आपने भले उनकी सदस्यता ली हो, लेकिन शेर वापस से दहाड़ने आ रहा है। कि अतिरेक में वो सजा थी और इंटरप्रिटेशन के भी इश्यूज थे जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में भी आया। लेकिन बेहद खुशी है क्योंकि ये राहुल जी से संबंधित प्रयोग अगर सफल हो जाता तो ये अन्य नेताओं के साथ भी अलग अलग राज्यों में भी यही कोशिश करते। लेकिन कांग्रेस कहने एक साजिश के तहत ये सब किया गया राहुल गांधी के खिलाफ। ये एक प्रकार से ये कोर्ट की जो व्यवस्था है, न्यायालय की जो व्यवस्था है, उसके ऊपर टिप्पणी है। ये न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय अपने विवेक से, अपनी समझ से निर्णय देते हैं। वैसे आपको बता दें, ये पूरा मामला साल 2019 का है, जब अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी थी। बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने यह सजा बरकरार रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। वैसे राहुल गांधी के लिए आज दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन कल की उनकी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर बहुत ज्यादा आज वायरल हो रही है। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक पपी को गोद में लेकर के खड़े हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निजी दौरे पर गोवा गए थे। दिल्ली लौटते वक्त वहां से अपने साथ 3 महीने का जैक रसेल टेरियर नस्ल का एक डॉग लेकर आए हैं। फ्लाइट में एक यात्री अपने साथ केवल एक डॉग ले जा सकता है, इसलिए राहुल गांधी एक ही डॉग अपने साथ ला पाए हैं। एक और डॉग बाद में उनके पास पहुंचाया जाएगा। राहुल गांधी के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में 3 बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा, ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगेगी, सर्वे से ज्ञानवापी में कोई नुकसान नहीं होगा, रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद को छेड़ा ना जाए और कोई खुदाई ना हो। लेकिन इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से काफी तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा, एएसआई सर्वे से दिक्कत क्या है? 2 कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर आदेश जारी किया है, हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें? एएसआई का सर्वे तो अयोध्या मामले में भी हुआ था, फिर इस मामले में क्या परेशानी है? मुस्लिम पक्ष के पास इन सवालों का कोई तार्किक जवाब नहीं था। इसी के बाद कोर्ट ने एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। और सत्ता में अब अपने पड़ोसी पाकिस्तान की खबर लेते हैं, जो दिखावे के लिए ड्रोन से वीडियो शूट करता है, लेकिन सच्चाई छिपाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। आजकल पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की मुसीबत के नए वीडियो लीक हो रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों के आक्रोश से भरे हुए हैं। इन 2 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं आपको, एक साथ देखिए इन्हें। पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब भारत से अंजू नाम की एक महिला पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान में उसका ड्रोन शूट हो रहा था, उसे पैसे दिए जा रहे थे, उसे जमीन और मकान तक दे दिया गया। ऐसा माहौल बनाया गया था कि पाकिस्तान के पास न जाने कितना पैसा है। यह पाकिस्तान की नकली दिलदारी और धर्मांतरण का जबरदस्त प्रचार था। दूसरी तस्वीर पीओके की है, जहां बुनियादी जरूरतों के लिए लोग सड़क पर हैं
आटे की कमी, बिजली, गैस, पानी की ऊंची कीमतें और बहुत ज्यादा टैक्स के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों से आप प्रोपेगेंडा और असलियत का फर्क बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब मूल खबर पर आते हैं, जो पीओके की है, यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की। यहां हालात बहुत खराब हैं, इतने खराब हैं कि लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। 3-3 महीने से लोग सस्ते दर पर आटे की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही। इनकी आवाज दबाई जा रही है। पाकिस्तान की लोकल मीडिया इनकी बातों को बाहर नहीं आने दे रहा। सेना प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रही है। ये लोग सड़कों पर निकलकर अब अपनी बात कह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि खाने पीने की चीजें नहीं हैं और सरकार ने ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि अब वो आजादी से कम पर नहीं मानेंगे। एक बार आप पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है वहां की तस्वीरें देखिए, फिर आपको इस पर भारत का तीखा रिएक्शन दिखाएंगे। भारत का पीओके वाला प्लान भी आपको बताएंगे। मुख्तलिफ जगहों पर पिछले 3 माह से सड़कों पर सस्ते आटे के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ की सड़कें मौत बांट रही है। उनमें सबसे बड़ा मसला जो है वो आटे का मसला है। इस टाइम लोगों को आटा नहीं मिल रहा और फिर बेजा टैक्सेस जो यहाँ आयद किए गए हैं उन टैक्सेस के हवाले से यहाँ जो पाकिस्तानी मीडिया है वो हमारी आवाज को बाहर जाने नहीं देता। हमें मतलब यहाँ पे ब्लैकआउट चल रहा है। हमें हमारे लोगों को 1947 में भी बुरी तरह इस्तेमाल किया गया और 1947 के बाद भी इनको वर्गलाया गया, इनको जो है झूठ पढ़ाया गया। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग अब ये जान चुके हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, लोग अब इस चीज को अच्छी तरह पहचान रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान हमें क्या इंसाफ देगा? पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी आवाम को इंसाफ देने में नाकाम है। हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्को नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि आप हमारी जान छोड़ दो। हम ये समझते हैं कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देते हुए इन मुतालबात को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। अगर कि ऐसा न हुआ तो 2 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं चौकों चौराहों पे आपसे मुलाकात होगी। तो पाकिस्तान को तो पीओके के लोगों की चिंता नहीं है। पाकिस्तान पीओके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का बढ़ावा देने के लिए करता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पीओके के लोगों को हो रही परेशानी पर वो चुप नहीं बैठेगा। कल पीओके पर एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वहां के लोगों पर जुल्म हो रहा है और अब पीओके के लोग खुद भारत आना चाहते हैं। आप ये दोनों बयान सुन लीजिए। कि हम मानते हैं हमारे देश की क्षेत्र में है, वहाँ अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं इसके बारे में डिटेल में कह नहीं सकूँगा क्योंकि मैंने देखे नहीं रिपोर्ट्स, पर हम चाहेंगे कि पीसफुली ये रिजॉल्व हो उनके जो रिक्वेस्ट है। मैंने सपोर्ट का कोई डिटेल मेरे पास है नहीं अभी आपके पास शेयर करने के लिए। इसका सिंपल सोल्यूशन ये होगा कि हमारे पास वो हमारे इंडिया की टेरिटरी में हो, पर जब तक नहीं है तब तक हम इसमें सपोर्ट हम आपको डिटेल नहीं कह पाएंगे। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। हालांकि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से शांति के नकली कबूतर उड़ाने का दिखावा कर रहा है। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक भारत से बात करने की इच्छा जता चुके हैं और भारत के प्रति उनकी ईर्ष्या भी जग जाहिर हो गई है। विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने कुछ दिन पहले ही ईर्ष्या के भाव से कहा था कि भारत पश्चिमी देशों की डार्लिंग है। पाकिस्तान की यह भाषा
उसकी मानसिक हालात और कूटनीतिक समझ को भी दर्शाती है। वैसे भारत का स्टैंड बहुत साफ है। अब बात तब होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाएगा। बात एक बार निकलेगी तो सीधे पीओके तक जाएगी। पीओके को लेकर बार बार लगातार भारत की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और साफ किया गया कि पीओके सिर्फ और सिर्फ भारत का है, इसमें कोई दूसरी सूरत हो ही नहीं सकती। भारत के इस स्टैंड से पाकिस्तान को यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि पीओके के लोग मूल रूप से भारत के लोग हैं और अगर उनके साथ किसी तरीके की समस्या हुई तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि पाकिस्तान के लिए उन्हें काबू करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अब खुद पीओके के स्थानीय लोग बिना डरे पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको समुद्र की गहराइयों में ले जाएगी और हमारे हर न्यूज मित्र के मुंह से निकलेगा, वाह इंडिया, क्या बात है। यह खबर देखकर आप हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की जय जय करेंगे, क्योंकि अब तक हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्पेस की सत्ता में बहुत झंडे गाड़े, लेकिन अब समंदर की सतह से 6 किलोमीटर नीचे हिंदुस्तान एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहा है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई। इस वक्त बड़े बड़े देशों में भारत के 2 ऐतिहासिक मिशन की चर्चा हो रही है। पहला है चंद्रयान 3 जो स्पेस हाईवे पर तेजी से चांद छूने की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरा समुद्रयान जो विज्ञान और तकनीक की सत्ता में टॉप ट्रेंड कर रहा है। हमारे बहुत से न्यूज मित्र शायद भारत के समंदर वाले इस मिशन के बारे में नहीं जानते होंगे, तो बहुत से न्यूज मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने चंद्रयान के बारे में सुना होगा जिसमें चांद में स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है। मिशन गगनयान के बारे में भी सुना होगा जिसकी मदद से पहला भारतीय इंसान अपने स्वदेशी मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएगा। इस मिशन पर भी भारत काम शुरू कर चुका है, लेकिन उससे पहले समंदर की गहराई में हिंदुस्तान की सत्ता कायम करने की तैयारी हो रही है। एक भारतीय होने के नाते इस खबर में आपको गर्व के कई पल मिलेंगे। सबसे पहले इस खबर के बारे में समझ लीजिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान की बड़ी तैयारी कर रहा है और मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। इस मिशन में पनडुब्बी 3 भारतीय विशेषज्ञों को 6000 मीटर नीचे ले जाएगी और जिस पनडुब्बी को इस महामिशन में इस्तेमाल किया जाना है उसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2024 तक इसके पहले फेज के सारे टेस्ट पूरे कर लिए जाएंगे और 2026 में फाइनल मिशन को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन बहुत से न्यूज मित्रों के मन में आज एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि आखिर मिशन समुद्रयान की जरूरत क्या है। आखिर जिस समुद्रयान पर भारत 4077 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है उससे हासिल क्या होगा, वो भी समझ लीजिए। इसके जरिए गहरे समुद्र के दुर्लभ खनिज की खोज में मदद मिलेगी। समुद्र असीमित संसाधनों का भंडार है, उसके बारे में जानकारी हासिल होगी। ब्लू इकोनॉमी से भारत के आर्थिक विकास के रास्ते खुलेंगे। जो 3 भारतीय वैज्ञानिक पनडुब्बी में समंदर में 6 किलोमीटर नीचे जाएंगे उससे गहरे समुद्र के क्षेत्रों को देखने और समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि महासागर का लगभग 95% हिस्सा आज भी एक बहुत बड़ा अनदेखा और अनसुना रहस्य है। To the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change which you can feel here, despite Here all the actually, protection? here it will be completely atmospheric pressure, and there is no temperature. Temperature is here, it is insulated because outside temperature and our heat is there because of the components. So it will be around 10 degrees. So you may be having a warm, some sweater or some system. It will be enough for us, it will be comfortable. It is called the shut sleeve environment. Temperature would be? Temperature, outside temperature is 1.7. आगे हम अपने न्यूज मित्रों को बताएंगे कि इस मिशन के लिए जिस पनडुब्बी को चुना गया है वो क्यों भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। लेकिन उससे पहले समझिए, जिस ब्लू इकोनॉमी का हमने जिक्र किया वो भारत के लिए जरूरी क्यों है और उस पर भारत का फोकस क्यों है। दरअसल भारत का समुद्री तट 7517 किलोमीटर लंबा है। भारत के समुद्री तट से 9 राज्य और 1382 द्वीप जुड़े हुए हैं, यानी भारत समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है और भारत की तकरीबन 30% जनसंख्या समुद्र के किनारे रहती है और समुद्र पर उसकी निर्भरता भी है। ब्लू इकोनॉमी देश की जीडीपी का 4% हिस्सा है। भारत के लिए समंदर का सिकंदर बनने का यह मिशन कितना अहम है, यह बात खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बता चुके हैं। 21वीं तो भारत अपने समुद्रयान में मिशन में जिस
पनडुब्बी का इस्तेमाल करने जा रहा है। आज उसके नाम के मायने भी हम आपको बता देते हैं। जो पनडुब्बी समंदर की गहराई में 3 भारतीयों को लेकर उसका नाम जाएगी, उसका नाम है मत्स्य, जो एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ होता है मछली। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार को भी मत्स्य ही कहा जाता है। यानी इस मिशन के लिए पनडुब्बी का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। अब आपको जल्दी से पनडुब्बी की कुछ खासियत भी बता देते हैं। ये 2.1 मीटर व्यास वाली गोलाकार पनडुब्बी है। इस अत्याधुनिक पनडुब्बी को टाइटेनियम से बनाया गया है। पनडुब्बी का 60% से अधिक हिस्सा स्वदेशी है। इसमें सेंसर, रडार और भूकंपीय तरंगों को पकड़ने वाले उपकरण लगे हुए हैं। इस सबमरीन में लगे 12 कैमरों से इस समुद्रयान यात्रा की पूरी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और खास बात यह कि किसी आपातकालीन परिस्थिति में यह पनडुब्बी 96 घंटे तक समुद्र के 6000 मीटर नीचे रह सकती है। अब आपको यह भी बताते हैं कि भारत के समुद्रयान पर पूरी दुनिया की नजर क्यों है। दरअसल इसकी कामयाबी के साथ ही भारत मिशन डीप ओशन को अंजाम देने वाले दुनिया के बड़े बड़े देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन ही वो देश हैं जो ऐसा कर चुके हैं, जिनके पास गहरे समुद्री मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी और संसाधन। लेकिन समुद्रयान के साथ भारत पूरी दुनिया में यह मुनादी कर रहा है कि वो किसी से कम नहीं है और क्यों आज वो विश्व गुरु बनने की ओर चंद्रयान की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि ये मिशन भारत के लिए कितना मुश्किल होगा, इसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, इस पर आज हमने एक पूर्व नेवी कमांडर से बात की। उनकी बात को भी जरूर सुनना चाहिए। हमने देखा है कि जैसे टाइटैनिक के अंदर लोग बैठकर काफी गहराई तक चले गए थे, तो इसी तरह अगर ये जो पनडुब्बी 3 लोगों की बना 3 लोग जिसमें बैठ के जाएंगे उसको देखा जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक सबसे बड़ी चुनौती आती है कि वो कितना मजबूत है। इसके अंदर हमारे देश की जो मेटलर्जी, जो मतलब के मेटल्स के ऊपर काम करती है, उसकी जो एक फील्ड है उसको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी डेप्थ पे जाना एक काफी प्रेशर जो कि हल के ऊपर आएगा, उसकी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सी की बॉटम के ऊपर, सी बेड के ऊपर, उसकी तह के ऊपर हमने देखा है कि बहुत से मिनरल्स, आपको गैस फील्ड्स जैसी चीजें मिल सकती हैं। तो समुद्रयान की खबर सुनने के बाद भारत के 140 करोड़ लोगों को गर्व वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन देश के दुश्मनों को आज डर वाली फीलिंग भी आ रही है। उनके दिलो दिमाग में एक बार एक ही नाम आ रहा होगा, ये नाम है स्पाइक। ये एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड खतरनाक मिसाइल है जो इजराइल से इंडिया आ चुकी है। अब सिर्फ इस मिसाइल पर दुश्मनों का नाम लिखा जाएगा और उनका काम तमाम करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस स्पाइक मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह पहाड़ों में छिप कर बैठने वाले और घात लगाकर पीठ पर वार करने वाले दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगी। इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल की यह खेप भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी गई है। अब बहुत जल्द इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा और फिर ट्रायल के बाद इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको इस मिसाइल की खासियत बताते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि आखिर इससे चीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का डरना क्यों जरूरी है। इस स्पाइक मिसाइल की रेंज 32 किलोमीटर है। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट किया जा सकता है जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। इसका वजन करीब 70 किलोग्राम है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे वायुसेना के Mi-17 और अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले इन मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में LAC के करीब बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था। लेकिन चीन गौर से इन तस्वीरों को देख ले, क्योंकि अब आने वाले वक्त में इस तरीके की हरकत बहुत भारी पड़ सकती है। खास बात यह है कि इजराइल से आई इस खतरनाक मिसाइल को खरीदने वाला भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश है। भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया स्पाइक मिसाइल खरीद चुके हैं। सोचिए, जिस सुपर पावर देश अमेरिका को हथियारों की फैक्ट्री कहा जाता है, उसने भी यह मिसाइल खरीदी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्पाइक मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है।
खास बात यह कि रूस यूक्रेन की मौजूदा जंग के साथ ऐसे कई युद्ध हो रहे हैं जिनमें स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा चुका है। इससे पहले इजराइल स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स थे दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत दिखाई। स्पाइक मिसाइल लेबनान युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध और 2020 नारगोनो काराबाख संघर्ष में भी गेम चेंजर साबित हुआ है। इस मिसाइल को 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था और वर्तमान में इस मिसाइल की चौथी जनरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और भारत के बीच करगिल का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के सैनिक और उसके समर्थित आतंकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठकर भारतीय जवानों पर धोखे से हमले कर रहे थे। हालांकि बावजूद इसके हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को उस युद्ध में बड़ी शिकस्त दी, लेकिन उस दौर में अगर इस तरीके की मिसाइल भारत के पास होती तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकत भी नहीं कर पाता। अब भारत के पास स्पाइक मिसाइल आने से उसकी ताकत किस तरीके से बढ़ जाएगी, ये डिफेंस एक्सपर्ट से सुन लीजिए। लॉन्च के बाद ये पहले ऊपर की दिशा में जाती है और फिर दुश्मन के टैंक के ऊपर से नीचे प्रहार करती है। इसके दो फायदे हैं। एक तो दुश्मन का जो टैंक है उसका सामने वाला पोर्शन बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, लेकिन सभी टैंकों के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, पतला होता है। यानी जब टॉप अटैक होगा दुश्मन के टैंक पर तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। एक और इसमें बहुत शानदार जो फायदा है कि लॉन्च के दौरान जो हमारा ऑपरेटर है, जो हमारी एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पायलट है, वो दुश्मन के टैंक के सामने नहीं आता। हमारा हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के पीछे, एक दर्रे के पीछे या किसी भी वर्टिकल जैसे पेड़ या जंगल है उसके पीछे छुपा रहता है। तो इससे हमारे जो हेलीकॉप्टर है उसकी सर्वाइवेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।